मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पहला अध्याय प्रारंभ किया था और आज हम इस पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि संसाधन, भू संसाधन। और अब हम पढ़ेंगे भू संसाधनों के बारे में। भूमि क्या है? भूमि भी हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि भूमि के माध्यम से भी हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम बात करें कि भूमि के माध्यम से क्या केवल मानव जाति को लाभ होता है, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। अन्य प्राणियों को भी इससे लाभ होता है। इसी से वनस्पति को भी लाभ होता है, पशु जगत को भी लाभ होता है। हम कहेंगे कि भूमि के माध्यम से ही संचार की क्रियाओं और परिवहन की क्रियाओं को भी मानव अपनाता है, मानव को ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और इसीलिए चूंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और वह भी सीमित संसाधन है, तो इसका प्रयोग जो है वह सुविधापूर्ण होने के साथ साथ सावधानीपूर्ण भी होना चाहिए। यानी कि इसी भूमि का प्रयोग आने वाली पीढ़ी को भी करना है। इस कारण वर्तमान पीढ़ी को इसका उपयोग जो है वह सावधानीपूर्वक करना चाहिए और योजनाबद्ध रूप से करना चाहिए। तो जानते हैं भू संसाधन क्या है। हम सभी भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप भी करते हैं। यानी आर्थिक क्रियाकलाप के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करते हैं और आर्थिक स्थिति को गति प्रदान करते हैं। विभिन्न रूपों में हम भूमि का उपयोग करते हैं, अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि यह प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त हुई है, इसी वजह से यह एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार की क्रियाएं किसकी वजह से हो पाती हैं? तो हम कहेंगे ये सभी क्रियाएं जो है भूमि पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से न केवल मानव को बल्कि पशु जगत को, वनस्पतियों को और इसी प्रकार से पूरे विश्व को भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि का इसी कारण प्रयोग जो है हमें योजनाबद्ध रूप से करना चाहिए, ताकि इसका संरक्षण भी हम कर सकें और भावी पीढ़ी के लिए इसके उपयोग को हम निश्चित कर सकें। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, जिसे हम भूमि का नियोजन भी कह सकते हैं। यानी कि सावधानी पूर्वक भूमि का उपयोग करना, जिससे कि इसका दोहन ना हो, जिससे कि इसका शोषण ना हो, जिससे कि भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से सीमित संसाधन के रूप में हम भूमि को देखते हैं और हमें यानी वर्तमान पीढ़ी को इसका उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्तमान विकास को भी गति प्राप्त हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमारी भूमि से जो भी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं वह भी उन्हें प्राप्त हो सकें। फिर हम बात करते हैं भारत में भू आकृतियों की। तो भारत में कई प्रकार की भू आकृतियां हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैदानों की बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि भारत में पर्वत भी पाए जाते हैं, भारत में पठार भी पाए जाते हैं और भारत में द्वीप भी पाए जाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, जिसमें हम पर्वतों की बात कर सकते हैं, हम मैदानी क्षेत्र की बात भी कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि भारत में पठारी क्षेत्र भी है और भारत में द्वीप स्थिति भी पाई जाती है। तो भारत में यह सभी भू आकृतियां पाई जाती हैं। भारत के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो भारत का जो भू क्षेत्र है वह मुख्यतः मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और ऐसे कौन से 3 भाग हैं? तो हम कहेंगे भारत के भू क्षेत्र को 3 भागों में यदि मोटे तौर पर या मुख्य तौर पर बांटा जाए तो सबसे बड़ा जो भू क्षेत्र है वह है मैदानी क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि भारत के 43% भू क्षेत्र पर कौन सा भाग फैला हुआ है? तो बच्चों 43% क्षेत्र पर भारत का मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है। उसके बाद में हम दूसरे स्थान पर बात करेंगे पर्वतों की। तो भारत में 30% जो है पर्वत पाए जा रहे हैं। यानी भारत के कितने भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं? तो भारत के 30% क्षेत्र पर जो है भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं। और फिर हम बात करेंगे तीसरे स्थान पर पठारी क्षेत्र की, जो कि भारत के भू क्षेत्र का 27% है। तो इस प्रकार से 27% क्षेत्र में
पठार स्थित हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा कि भारत के भू क्षेत्र को 3 भागों में मोटे तौर पर हम बांट करके देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग है मैदानी क्षेत्र जो भारत का 43% है। उसके बाद में 30% क्षेत्र पर भारत के भू क्षेत्र में पठार स्थित हैं और भारत के भू क्षेत्र के 27% भाग पर हम क्या देखते हैं, भारत के 27% क्षेत्र पर पठार स्थित हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भू क्षेत्र का उपयोग होता है। तो मैदान के आधार पर यदि हम बात करें तो मैदान जो है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है, 43% पर। और इसका जो मुख्य उपयोग है, यानी कि हमारे 43% मैदानी क्षेत्र का जो मुख्य उपयोग है वह यह है कि हम इस मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः कृषि करते हैं और उद्योग की स्थापना करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र का जो मुख्य उपयोग है वह कृषि के लिए होता है और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। फिर हम यदि पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वत 30% भू क्षेत्र पर स्थित है और वहाँ पर 12मासी नदियों का प्रवाह किया जाता है। तो 12मासी प्रवाह जो है नदियों का वह 30% पर्वतीय क्षेत्र में होता है। इसके अलावा पर्वतों की यदि हम उपयोगिता देखें तो पर्वतों की उपयोगिता पर्यटन के क्षेत्र में भी है। और तीसरी जो प्रमुख उपयोगिता पर्वतों की है वह यह है कि पर्वतों के माध्यम से ही हमें पारिस्थितिकी को लाभ भी हमारी प्राप्त होता है। और यदि हम बात करें पठारों के उपयोग की तो हम कहेंगे पठारों का भी अपना स्वयं का उपयोग है, यानी कि पठार भी हमारे लिए मानव जाति के लिए उपयोगी हैं और इस तरीके से कि यहाँ पर जो है जीवाश्म ईंधन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है, साथ ही साथ यहाँ से खनिज भी निकलते हैं और यहीं पर वन संपदा भी पाई जाती है। तो हम कहेंगे देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हमने बात की हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। अब हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप या भारत के भू उपयोग स्वरूप की। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों की यदि बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ पर असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास में है और जो क्षेत्र चीन के पास में है उनके भी भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास में नहीं हैं, उनका भी सर्वेक्षण नहीं हो पाई है। इस प्रकार से सामान्य भू उपयोग संवर्ग की यदि हम बात करें और उसमें हम तुलना करें 1960-61 के भू उपयोग से 2014-15 का भू उपयोग किस प्रकार से बदला है, तो हम कहेंगे इसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है, यानी कि भू उपयोग संवर्ग जो है 1960-61 से 2014-15 में परिवर्तित हुआ है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र हम यदि 100% मानते हैं और उसमें हम देखें 1960-61 में किस प्रकार का भू उपयोग था, तो हम कहेंगे कि सर्वाधिक भूमि का उपयोग था शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में, जो कि था 46.26%। और फिर हम देखते हैं कि वन क्षेत्र कितना था, तो 18.11% वन क्षेत्र उस समय पर था, यानी कि 1960-61 में था। उसके बाद में बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि उस समय पर यानी 1960-61 में कितनी थी, तो यह थी 18.11%। और उसके बाद में गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत जो क्षेत्र था वह था 4.95%। और स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि थी 4.71%। उसके पश्चात विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र था वह था 1.50। उसके पश्चात यदि हम बात करें कृषि योग्य बंजर भूमि की तो वह कितनी थी 1960-61 में, वह थी 6.23%। और उसके बाद में परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती कितनी थी, तो वह थी 3.50%। और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र हमने पहले ही बात की 46.26 था और वर्तमान पड़ती कितनी है 3.73%। तो इस प्रकार से 1960-61 का भू उपयोग हमने
देखा। अब हम तुलना करेंगे इस भू उपयोग से 2014-15 में भू उपयोग में क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वह था शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जो 46.26 था। उसमें कमी आती है 2014-15 में, और अब वह घट करके 45.5% हो जाता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें वनों की, तो वन क्षेत्र जो है 18.11% था, वह 23% हो जाता है। 23.3% हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसमें वृद्धि होती हुई हमें दिखती है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी वन क्षेत्र जो है अब बड़ा है 2014-15 में 1960-61 की तुलना में। उसके पश्चात यदि हम बात करें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि की, तो वह पहले 18% था और वह घट करके 5.5% हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ क्या है, यह एक सकारात्मक तथ्य है जो हमें जानने को मिला है। उसके पश्चात गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत जो क्षेत्र था वह पहले कम था और अब वह बढ़ गया है, क्योंकि वह 4 से 8 हो गया है, 4 से 8% में बदल गया है। तो इस प्रकार से यह भी बड़ा है। और इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्य रूप से भू उपयोग संवर्ग में क्या क्या परिवर्तन होते हुए हमें दिखते हैं, जिसमें कि हमने 1960-61 के भू उपयोग की तुलना की 2014-15 के भू उपयोग से। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952 में, द्वारा निर्धारित किया गया कि वनों के अंतर्गत भारत का कितना क्षेत्र होना चाहिए, कितना प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए। तो 33% क्षेत्र हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का किसके अंतर्गत होना चाहिए, वनों के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविक रूप से यह हो रहा है, तो हम कहेंगे वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत वनों के अंतर्गत हमारे भारत का जो क्षेत्र है 33% से बहुत कम है। तो जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम भारत में पाया जाता है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह जो सीमा है, यानी कि यह 33% की जो सीमा है, वह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इन पर ही निर्भर है, यानी कि वनों को बचाना, वनों का संरक्षण करना और वनों का रोपण करना, इसी से ही हमारे वनों के आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं जिनकी की आजीविका वनों पर आधारित है, उनके जीवन का बचाव हो सकता है, उनकी आजीविका को बचाया जा सकता है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मानव जाति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो भूमि संसाधनों के माध्यम से करती ही है, भू संसाधनों के माध्यम से करती ही है, लेकिन कई बार वह अपने लाभ के लिए भूमि का दुरुपयोग भी करती है, भूमि का दोहन भी करती है, भूमि का शोषण भी करती है, जो कि एक गलत क्रिया है। यानी कि इससे भू संसाधनों को जो है हानि हो रही है और भू संरक्षण इससे कहीं भी नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि मानव जाति स्वयं के लाभ में वृद्धि करने के लिए भूमि के संसाधनों का दोहन करती है और लंबे समय तक यदि हम भूमि का उपयोग करते हैं उससे भी भूमि को हानि होती है और इससे भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या का जन्म भी होता है। तो भूमि निम्नीकरण क्या है कि लगातार भूमि का प्रयोग यदि हम करते जाएंगे तो भूमि की क्षमता जो है कम हो जाती है और इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं, जो भू संसाधनों की एक प्रमुख समस्या है, यानी कि भूमि की क्षमता समय के साथ कम हो जाना। तो हमने बात की लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन को यदि हम अनदेखा कर देंगे तो भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होगी। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण दोनों को ही जो है गंभीर आपदा आ सकती है। यानी कि भू निम्नीकरण से समाज भी प्रभावित होगा और हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होगा। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, तो इस प्रकार से भू संसाधनों की प्रमुख समस्या के रूप में हमने बात की। भूमि निम्नीकरण प्रारंभ हो चुका है, भूमि की क्षमता लगातार उसके उपयोग करने की वजह से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हमारे पर्यावरण को भी इससे हानि हो रही है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा
भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उसमें भी हम यदि हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसमें हम रोटी की बात कर सकते हैं, हम कपड़ों की बात कर सकते हैं और हम निवास या मकान की बात कर सकते हैं, और इन तीनों का ही जो प्रयोग है, इन तीनों की ज़रूरतों की जो पूर्ति है हमारी मुख्यतः किससे होती है? भूमि से ही होती है। तो हमारी आवश्यकताओं या मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन मानव जाति के लिए हो जाता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में यह प्रमुख योगदान रखती है। लेकिन मानव जाति जो कि स्वार्थी बनती जा रही है, वह इन भूमि के संसाधनों का भी दोहन कर रही है, और लगातार वह इसका इस प्रकार से प्रयोग कर रही है कि भूमि जो है अपनी क्षमता को खो रही है। चाहे वह खेती करने के लिए भूमि की क्षमता कम होना, या फिर पशुओं के चारागाह जो है वह भी कम हो रहे हैं, या मृदा के रूप में जो है हमें कई बार भूमि का निम्नीकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण जो है वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या के रूप में हम सबके सामने आ गया है, और इसके लिए यानी भूमि के संरक्षण के लिए, भू संरक्षण के लिए, भूमि के निम्नीकरण को कम करने के लिए हमें प्रयास करने प्रारंभ कर देने चाहिए। और इसके लिए प्रयास न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी होने चाहिए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन मानव अपने कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी प्राकृतिक ताकतें हैं उनको भी बल मिला है। जब किसी क्षेत्र की भूमि की क्षमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। यानी भूमि निम्नीकरण क्या है? तो भूमि के लगातार प्रयोग करने से आने वाले समय में धीरे धीरे उस भूमि की क्षमताएं कम होने लग जाती हैं, और इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इसमें ना केवल प्राकृतिक क्रियाओं या प्राकृतिक घटनाओं का योगदान होता है, कई बार मानव भी इन क्रियाओं को करते हैं। मानव क्रियाओं के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है, जिसमें हम अति पशुचारण की बात कर सकते हैं। हम उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनके विसर्जन से भी ऐसा होता है, जो कि मानव क्रियाओं की वजह से हो रहा है। और बाढ़ जैसी क्रियाएं जो है वह प्राकृतिक आपदा में आ जाएगी, जो कि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे कि भूमि निम्नीकरण का कोई उदाहरण है हमारे पास, तो हाँ, हम बात कर सकते हैं भूमि निम्नीकरण में बाढ़ के कारण जो है एक भूमि जो है वहाँ पर एक रेत की परत बिछ जाती है, और जिसकी वजह से उस परत की वजह से वहाँ पर ना कृषि हो पाती है और ना ही वहाँ पशुओं के चरने के लिए कोई तरीका उपलब्ध रह पाता है। तो हम कहेंगे कि यह भूमि निम्नीकरण का उदाहरण है कि एक क्षेत्र में बाढ़ आ गई है और वहाँ पर ना कृषि हो सकती है और ना ही वहाँ पर पशु चर सकते हैं, तो वह जो भूमि है वह निम्नीकृत भूमि की श्रेणी में आ जाएगी। तो हम कहेंगे उदाहरण, किसी खेत पर रेत बिछ जाए और वह बाढ़ के कारण और वह कृषि और चराई योग्य नहीं रहे तो उसे निम्नीकृत ज़मीन कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कितनी निम्नीकृत ज़मीन अभी वर्तमान में पाई जा रही है? तो हम कहेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भारत के कुल भू क्षेत्र की जो भूमि है वह निम्नीकृत भूमि है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक और नकारात्मक सूचना देने वाला आंकड़ा है। यानी कि भूमि निम्नीकरण में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वह निम्नीकृत भूमि से ग्रस्त है, इस समस्या से ग्रस्त है। और इसमें भी यदि हम बात करें तो इसके भी अलग अलग कारण हैं, यानी कि भारत में भौगोलिक विविधता की वजह से भूमि निम्नीकरण का एक कारण नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण के अलग अलग कारण हैं। जिसमें हम बात करें सबसे पहले कारण की, तो भारत के लगभग 56% क्षेत्र पर भूमि निम्नीकरण का कारण है जल अपरदन। तो इस प्रकार से भूमि निम्नीकरण में सबसे बड़ा योगदान या उत्तरदायी कारण हमें देखने को मिलता है, वह है जल का अपरदन। फिर हम यदि बात करें दूसरे स्थान पर, तो 28% क्षेत्र यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उसके 28% क्षेत्र पर भूमि निम्नीकरण का कारण है वनों के अंतर्गत भूमि का निम्नीकरण हो जाना, वनों के क्षेत्र में जो है भूमि का निम्नीकरण हो जाना। उसके बाद में यदि हम भारत में भूमि निम्नीकरण जो 13 करोड़ हेक्टेयर है उसका 16% भाग जो है वह देखें तो वह है
प्रमुख रूप से लवणीय भूमि के कारण भूमि का निम्नीकरण, या क्षारीय भूमि के कारण भूमि का निम्नीकरण, या फिर अति पशुचारण की वजह से भूमि का निम्नीकरण। तो हमने कहा भारत में भू संसाधनों के अंतर्गत हमने भूमि निम्नीकरण की समस्या को देखा है, और उसमें हमने देखा कि किन किन कारणों से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, या सबसे बड़े क्षेत्र में भूमि का निम्नीकरण जो है जल अपरदन की वजह से हो रहा है। उसके बाद में हमने दूसरे कारण की बात की, तो वनों के अंतर्गत भूमि का निम्नीकरण जो हो रहा है वह भी महत्वपूर्ण कारण है, उत्तरदायी हो रहा है, जिसकी वजह से निम्नीकरण बढ़ता जा रहा है। और तीसरा जो 16% बात हमने की, तो उसके अंतर्गत हमने कहा कि भूमि का क्षारीय हो जाना या भूमि का लवणीय भूमि में परिवर्तित हो जाना या अति पशुचारण की वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कुछ मानव क्रियाएं भी भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें हम वनों के उन्मूलन की बात कर सकते हैं, हम खनन की बात भी कर सकते हैं। तो वनोन्मूलन और खनन जो है यह दोनों ही क्या है, तो यह दोनों ही मानव के द्वारा की गई क्रियाएं हैं, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो यहाँ पर भी भूमि का निम्नीकरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन राज्यों में, जिसमें हमारा स्वयं का राजस्थान राज्य भी शामिल है, यहाँ पर भी भूमि निम्नीकरण की समस्या है। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या का कारण क्या है, तो बच्चों इन राज्यों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अति पशुचारण। तो अति पशुचारण की वजह से यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है या भूमि की क्षमता में कमी होती जा रही है। वहीं हम दूसरे राज्यों की बात करें, जिसमें हम पंजाब की बात कर सकते हैं, हम हरियाणा की बात कर सकते हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण की समस्या पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कारण अलग है। यानी भूमि निम्नीकरण का कारण इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग है, और वह है अति सिंचाई का कारण। तो हम कहेंगे इन राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता आ जाती है, जिससे मृदा में क्षारीयता आ जाती है, जिससे कि भूमि की क्षमताएं कम हो जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो एक और कारण जो किसका परिणाम है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी मानव ही उत्तरदायी हो रहा है किसके लिए, तो भू संसाधनों के दोहन और शोषण के लिए मानव उत्तरदायी होता हुआ दिखता है कि मानव ने जो है भूमि का दुरुपयोग किया है, भूमि का स्वयं के लाभ के लिए दोहन किया है। तो उसमें ही एक और मानवीय क्रिया शामिल हो जाती है, उद्योगों की स्थापना। और उद्योगों की स्थापना और धीरे धीरे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि औद्योगिक रूप से जो भी स्थान है, जो भी औद्योगिक स्थान है, वहाँ से जो जल निकासी हो रही है, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल रहे हैं, और उससे जो है भूमि को भी हानि होती है और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमने एक और मानवीय क्रिया को देखा कि उद्योगों में हम देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ वहाँ से विसर्जित हो रहे हैं, जिससे भूमि को भी हानि होती है और जल प्रदूषण भी बढ़ते हुए दिखता है। तो क्या हमें इस भूमि निम्नीकरण की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि भूमि सीमित है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और हमें हमारे लिए भी सोचना है और भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। तो इस वजह से भूमि का जो निम्नीकरण है उसको समाप्त करना ही होगा, यानी इसके लिए उपाय भी ढूंढने होंगे। और इसके लिए हम इस समस्या को सुलझाने के लिए कौन से उपाय देख सकते हैं, तो हम कहेंगे वनों का रोपण करना, यानी कि वनारोपण करना और चारागाहों का उचित प्रबंधन भूमि निम्नीकरण का उपाय हो सकता है। तो अति पशुचारण से भी हम इससे निपट सकते हैं और हम वनारोपण के माध्यम से भी भूमि निम्नीकरण को जो है, इस समस्या को जो है सुलझा सकते हैं। तो इस प्रकार से मानवीय क्रियाएं जो स्वयं उत्तरदायी है भूमि निम्नीकरण के लिए, उसको सुलझाने, उसको समाप्त करने के लिए हमें ऐसे उपाय करने आवश्यक हो गए हैं। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला, जिसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं, पशुचारण नियंत्रण करना और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों में झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में
की जा सकती है। तो हमने बात की शेल्टर बेल्ट की, हमने बात की रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बना देने से भी जो है भूमि का निम्नीकरण या भूमि का कटाव जो है वह रुक सकता है, और ऐसा शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा बंजर भूमि का उचित प्रबंधन भी हम कर सकते हैं, खनन का नियंत्रण भी कर सकते हैं, और औद्योगिक जल को भी हम परिष्कृत करके उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अध्याय 1 के भाग 3 में हमने भू संसाधनों को जाना। भू संसाधन क्या होते हैं? तो हमने बात की प्राकृतिक संसाधन के रूप में एक सीमित संसाधन है और इसका उपयोग हम सभी करते हैं, और हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी भूमि का एक प्रमुख योगदान है। और हमने बात की कि भारत में भू उपयोग की स्थिति क्या है, और इसकी तुलना भी हमने 1960-61 से करके देखी। इसके अलावा भू संसाधनों के क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण की समस्या को भी हमने जाना, और हमने देखा कि इसमें किस प्रकार से मानवीय क्रियाएं जिम्मेदार हैं, और हमने बात की कि भूमि को निम्नीकरण जो है वह बढ़ते हुए दिख रहा है, और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 1 के भाग 3 में भू संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।